लोक साहित्य मंच की स्थापना लोक साहित्य ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਲੇਖ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੇਖ ਕਵੀ ਵਰਨ ਗਰਗ ਔਰ ਰਵੀ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਵੰਸ ਮਾਲਵਾ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ ਜੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਨ ਗਰਗ ਔਰ ਰਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਂਕਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਝੱਜ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ 2 ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਔਰ ਖੁਦ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ YouTube ਔਰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ और अपना कलाम पेश कर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले सलाम करता हूँ आपको और ये कुछ कविताएं हैं मेरी, पहले इनसे रूबरू होंगे और उसके बाद कुछ 1-2 गज़लें पेश खिदमत करूँगा। पहली कविता है, इसका नाम है विसर्जन। कहते कि विसर्जन के बाद कहाँ जाते हो तुम, विसर्जन के बाद कहाँ जाते हो तुम, इतने जोरों शोर से निकलते हो राजा बनके, किस सन्नाटे में गुम हो जाते। विसर्जन के बाद कहाँ जाते हो तुम, इतने जोरों शोर से निकलते हो राजा बनके, किस सन्नाटे में गुम जाते हो। गया था ढूंढने समंदर में, भूखे शेर सी लहरें निगल चुकी थी सब वजूद तुम्हारा। हाँ, कुछ अवशेष मिले थे पुरातन काल के खंडरों जैसे, कौवे आए बड़ी उम्मीद लेकर, कौवे आए बड़ी उम्मीद लेकर, कुछ गिद्ध भी सब चोंच तोड़वाकर बोले मेरे पत्थर हो। कौवे आए बड़ी उम्मीद लेकर, कुछ गिद्ध भी सब चोंच तोड़वाकर बोले मेरे पत्थर हो तुम। हाड़ मांस के जानवर ही होते तो पेट तो भर जाता। बहुत अच्छा। कुछ बच्चे खड़े थे पास, टकटकी लगाकर देखते थे कि ठीक ठाक हो तो कुछ पैसे बुला ले। यूं तो सभी बिकाऊ हैं आजकल और तुम्हारा तो इस बाजार में दाम भी अच्छा है। यूं तो सभी बिकाऊ हैं आजकल और तुम्हारा तो इस बाजार में दाम भी अच्छा है। थक नहीं जाते
शर्म भी नहीं आती? कोई मिलने नहीं आता तुमसे, तुम्हारी सुध तक नहीं लेता विसर्जन के बाद, तुम खुद ही चले आते हो हर साल। कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। इस तरह बार बार कहीं जाने से इज्जत कम हो जाती है। क्या बात है, बढ़िया। अगली कविता है, इसका नाम है बुनियाद। और जैसे नाम से जाहिर है कि जो नींव है वो घर की भी होती है, वो समाज की भी होती है, नींव मुल्क की भी होती है। और इन सभी तरह की बुनियाद का आज क्या आशय है, उसके ऊपर एक छोटी सी कोशिश है कि घर बनाया आलीशान शहर में एक रईस ने। घर बनाया आलीशान शहर में एक रईस ने, लंबा चौड़ा महलों जैसा, बड़े बड़े कमरे गलियारे, बैठक जैसे राजा का दरबार सजा हो। कहते हैं कि नींव डली जब इस मकान की, लोहा डाला भर भर के बड़े भरोसे से कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक हर मौसम की मार सहेगा। आंधी तूफानों की छोड़ो, चाहे भूकंप और सुनामी आए टकराए दीवारों से, तो वो भी थक के बोले, जाको राखे साइया मार सके ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। रहे गुजरते सालों साल, दूजी तीजी चौथी पीढ़ी, जैसे जैसे फली फूली गलियारों के अंदर, जैसे जैसे फूली फली कमरों के अंदर और कमरे, गलियारों के बीच में दीवारें और दीवारों पे कान उगाए बाखुद। दूजी तीजी चौथी पीढ़ी, जैसे जैसे फूली फली कमरों के अंदर और कमरे, गलियारों के बीच में दीवारें और दीवारों पे कान उगाए बाखुद। कानों से जब चुगली गुजरी, दीवारों में पड़ी दरारें लगी उखड़ने और टूटने। एक दिन मिलकर नींव से बोली, आखिर कब तक चलेगा ऐसे? देखो छत बूढ़ी हो गई है। एक दिन मिलकर नींव से बोली, आखिर कब तक चलेगा ऐसे? देखो छत बूढ़ी हो गई है, कौन जानता कब गिर जाए। बेहतर है कि हर कमरे को ये हक दे दो, अपने हिस्से की मिट्टी खोद ही डाले, जब वो चाहे जैसी चाहे अपने सर पे मनपसंद छत नहीं बना ले। नींव क्या कहती? नींव क्या कहती? इससे पहले दीवारें आपस में टकराती बिखरती, खोला सीना नींव ने अपना, हुई खुदाई, भर भर तसले गए निकाले, पूरी खाली करके बुनियाद हर कमरे ने ऊंचे ऊंचे गुंबद लिए बना। बदल गई सब शक्लो सूरत, बदल गई सब शक्लो सूरत। किसी जमाने महल खड़ा था एक नींव का, आज वहां पर कुछ कमरों की नई कॉलोनी बसी हुई है। नाम है उस पार। कहते कि यार ये कैसे घरों में रहते हैं हम, ये कैसे घरों में रहते हैं हम। कहने को तो शीश महल बना रखा है, मगर कोई खिड़की नहीं है किसी भी दीवार में। हम खिड़कियां बनाना भूल गए हैं क्या, या जानबूझकर किया है ऐसा? दीवारों के पार से कुछ आवाजें आती हैं, कभी हंसने खेलने की, कभी प्यार भरे गीतों की, कभी गोलियों बमों की, कभी चीखों की। दिल चाहता है आंख उठाकर देखें उस पार, पर शीशे की दीवारों पे बस अपनी शक्ल दिखाई देती है। दिल चाहता है आंख उठा के देखें उस पार, पर शीशे की दीवारों पे खुद अपनी शक्ल दिखाई देती है। आईना चीज ही ऐसी है, इसमें से देखो तो मुझको मैं ही दिखता हूं, तुमको तुम ही दिखते हो। इसमें से देखो तो मुझको मैं ही दिखता हूं, तुमको तुम ही दिखते हो। जाने कब टूटेंगे ये आईने मुल्क व मजहब के, कम तुम मुझको देखोगे मैं तुमसे। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ जरूर। साहब की फरमाइश है, ये गजल है, इसका नाम है हिज्र। हिज्र माने जुदाई। हमारे कुछ यंग दोस्त बैठे हैं, उनके लिए मैं तर्जुमा जो है साथ की साथ करता रहूंगा।
कि नींद महताब में नहीं आती, नींद महताब में नहीं आती, वो मेरे ख्वाब में नहीं आती। और सरे बाजार कत्लेआम होता, सरे बाजार कत्लेआम होता, वो अगर हिजाब में नहीं आती। साकी आंखों से बेहिसाब पिला, साकी आंखों से बेहिसाब पिला, ये मैं हिसाब में नहीं आती। और जब से आया है मौसम हिजरत, जुदाई का मौसम, कि जब से आया है मौसम हिजरत, खुशबुएं गुलाब में नहीं आती। चिट्ठियां उनको हम ही लिखते हैं, चिट्ठियां उनको हम ही लिखते हैं, एक भी जवाब में नहीं आती। और अगला मतलब है कि गर बुलंदी ना हो सदाए दिल में। आप सबकी दाद चाहूंगा इस शेर पे कि गर बुलंदी ना हो सदाए दिल में, तो पूरे इनकलाब में नहीं आती। और मक्ता है कि तरकीब इश्क पुरानी है मगर, तरकीब इश्क पुरानी है मगर किसी किताब में नहीं आती। और एक आखिरी गजल है, इसे कहकर मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, यहीं विराम लगाने की। इसका टाइटल है दोस्ती। मतलब यह है कि यारों के हम यार हैं, तू आजमा के देख। यारों के हम यार हैं, तू आजमा के देख, हम भी किसी का प्यार है, तू आजमा के देख। तू चांद पे जाएगा तो भी दिख ही जाएंगे, तू चांद पे जाएगा तो भी दिख ही जाएंगे, हम चीन की दीवार हैं, तू आजमा के देख। और दिल पे लगे जो चोट चले आना मेरे पास, दिल पे लगे जो चोट चले आना मेरे पास, अच्छे तीमारदार हैं, तू आजमा के देख। और मुरझाना ही सीखा नहीं जिस पेड़ ने कभी, मुरझाना ही सीखा नहीं जिस पेड़ ने कभी, हम वो सदा बहार हैं, तू आजमा के देख। चेहरे के कई नाम, नाम के कई चेहरे। कहते कि इश्क में आदमी होता कुछ और है, बनता कुछ और है, कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो चेहरे के कई नाम, नाम के कई चेहरे, हम इश्क के अय्यार हैं, तू आजमा के देख। और हमको खुदा से शिकवा नहीं मोमिनों से है, हमको खुदा से शिकवा नहीं मोमिनों से है, ना रोजा ना इफ्तार है, तू आजमा के देख। दो तीन शेर इसी गजल के और है कि हमसे ही जमाने में बुलंदी के ख्वाब हैं, मेरे जो दोस्त प्रगतिशील हैं और जो हमारा यूथ है, हिंदुस्तान का 60% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, जो यंग लोग हैं, उनके लिए शेर है कि हमसे ही जमाने में बुलंदी के ख्वाब हैं, हम वक्त की रफ्तार हैं, तू आजमा के देख। हिम्मत ना हार, उठ कदम बढ़ा, चला ही चल, अब जीत के आसार हैं, तू आजमा के देख। कि हिम्मत ना हार, उठ कदम बढ़ा, चला ही चल, अब जीत के आसार हैं, तू आजमा के देख। और इसका मक्ता है, मैं चाहूंगा कि जो जो कहीं ना कहीं आपने जिंदगी में इस शेर को महसूस किया हो, तो आप सबकी दाद चाहूंगा यहां पर। मक्ता पेश है कि ता उम्र ना जिए जो ढंग से तेरे लिए, ता उम्र ना जिए जो ढंग से तेरे लिए, ता उम्र ना जिए जो ढंग से तेरे लिए, मरने को भी तैयार है, तू आजमा के। शुक्रिया। छीन लो नजर मेरी, छीन लो नजर मेरी, या मुझे एक लाश बना दो, कर दो या तुम पर्दा इस पर, या फिर ये तस्वीर हटा दो। तो सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं लोक साहित्य मंच का, जो आज मुझे अपनी कविता पढ़ने का मौका दिया, और अपने गुरुजी का। तो मेरी ये
पहली बार आज मुझे आप गुणीजनों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ी सी घबराहट भी है क्योंकि कभी इतना वो किया नहीं है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी कविता पढ़ूंगा। सबसे पहले ये जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ इसका शीर्षक है सवाल। फूलों की महक भी खत्म हुई, फूलों की महक भी खत्म हुई, पेड़ों के तने भी झुकने लगे हैं, अब तो यहाँ जीने पर भी सवाल उठने लगे हैं। महक तो भाती है दिल को, महक तो भाती है दिल को, गुलशन मगर भाता नहीं, फूलों की तो बात ही क्या, अब तो कांटा भी नजर आता नहीं। फिजाएं भी अब इस शहर में, फिजाएं भी अब इस शहर में मंद मंद मुस्काती हैं, मुस्काती भी क्या बस यूं कहो महज फर्ज भी निभाती हैं। लगता है फिजाओं के भी, लगता है फिजाओं के भी दम यहाँ घुटने लगे हैं, अब तो यहाँ जीने पर भी सवाल उठने लगे। अच्छा, बहुत अच्छा। कत्ल करके पेड़ों का, कत्ल करके पेड़ों का महल उठे कुछ इस कदर, चिड़िया भी हैरत में है कि मेरा आशियां गया किधर। महलों की गहमा गहमी में, महलों की गहमा गहमी में पंछी हैं भटक रहे, अंडों को छिपाने खातिर अब घोंसले भी ना रहे, परिंदे भी राहे फलक, परिंदे भी राहे फलक परदेश में जा छिपने लगे हैं, अब तो यहाँ जीने पर भी सवाल उठने लगे हैं। हसरतों की हसरतें, हसरतों की हसरतें कुछ इस कदर मिटने बढ़ने लगी, हसरतों की हसरतें कुछ इस कदर बढ़ने लगी, चाहत में जिनकी शायद ये जमीन भी कम पड़ने लगी। जहन में ख्वाहिशों की, जहन में ख्वाहिशों की आखिर कैसी ये प्यास है, आदमी को महल की खातिर अब चांद की तलाश है। कहर के बादल अब तो, कहर के बादल अब तो शायद यहाँ फटने लगे हैं, अब तो यहाँ जीने पर भी सवाल उठने लगे हैं। बहुत अच्छा। अगले गौर कीजिएगा। शहर की रंगीनियत, शहर की रंगीनियत कुछ इस कदर मिटने लगी, शहर की रंगीनियत कुछ इस कदर मिटने लगी, कोयल की आवाज सुरीली अब चीख सी लगने लगी। बागवां भी चमन से अपने, बागवां भी चमन से अपने पर्दा अब करने लगा, बादल भी अब इस शहर में बरसने से डरने लगा। कुदरत के नामो निशान, कुदरत के नामो निशान अब शायद मिटने लगे हैं, अब तो यहाँ जीने पर भी सवाल उठने लगे हैं। खामोशियों की बस्तियों में, खामोशियों की बस्तियों में आवाज कहाँ हो चुप गई, देख कर ये मंजर ऐसा नजरें क्यों है झुक गई। ये सन्नाटा तोड़ने को, ये सन्नाटा तोड़ने को क्या तबाही की जरूरत है, नहीं शायद अब इस शहर को स्याही की जरूरत है। कलम के अजीज दोस्तों, कलम के अजीज दोस्तों क्यों कदम तुम्हारे रुकने लगे हैं, क्यों आखिर अब यहाँ जीने पर भी सवाल उठने लगे हैं, जीने पर भी सवाल उठने लगे। तो अगली कविता जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों पर है, तो खौफजद हालात हुए, खौफजद हालात हुए, चारों तरफ है कत्लेआम, बिखरे रिश्ते बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान तो कोई पाकिस्तान। एक 14 को तो एक 15 को, एक 14 को तो एक 15 को आजादी अपनी मनाता है, दिखने को तो खुश है दिखता मगर दिल में आंसू बहाता है। अमन का दीप बुझा डाला, अमन का दीप बुझा डाला, नफरत की आग जला बैठे, उल्फत भरे इस शहर में सरहद की दीवार बना बैठे। आज ख्वाहिश मिलने की लेकिन, आज भी ख्वाहिश मिलने की लेकिन उठती है दिल में बेजुबान,
बिखरे रिश्ते बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान। क्या बात है। माँ इधर बच्चे उधर, माँ इधर बच्चे उधर, भटकते लोग दर बदर, घर भी छूटा अपने छूटे, ये खबर न थी जाए किधर। गौर कीजिएगा, आए थे चोगा चुगने खातिर, आए थे चोगा चुगने खातिर, परिंदे वहां से यहां तलक, गोली से उड़ा डाला जब लौटे मासूम राहे फलक। खता महज थी इतनी उनकी, खता महज थी इतनी उनकी, वो लांग गए सरहद नादान, बिखरे रिश्ते बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान। बहुत खूब। इधर भी मस्जिद उधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद उधर भी मस्जिद, खुदा शायद अलग होगा, रब को बांटने वालों को शायद रब से ज्यादा अदब होगा। काट जिस्म से चंद टुकड़ों को, काट जिस्म से चंद टुकड़ों को एक अलग ही जिस्म बना डाला, खून से यहाँ खेली होली और आजादी जश्न बना डाला। प्यास खून की मिट्टी कहाँ है, अरे प्यास खून की मिट्टी कहाँ है, बाकी है अभी इंतकाम, बिखरे रिश्ते बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान। चीख कर पुकारती, चीख कर पुकारती चिथड़ों सी बेहाल हुई, आजाद हूं या गुलाम हूं पूछे जमीन सवाल कई। आज अगर आजाद हूं, आज अगर आजाद हूं, गुलाम तो पहले भी ना थी। हाँ जरा परेशान थी, पर सच कहूं इतनी ना थी। सवाल इधर सवाल की लहरें और दिल में एक उठता तूफान, बिखरे रिश्ते बिखरे लोग, कोई हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान, कोई हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान। लुधियाना की ओर से आज जो प्रतिभाशाली साहित्यकारों कार्यक्रम जो आज आयोजित किया गया है, इसमें वरुण गर्ग और रवि खुराना ने जो अपनी नज़में कविताएं गज़लें प्रस्तुत की हैं, उनको सुनने के बाद यह अनुभव होता है, महसूस होता है कि पंजाब में हिंदी कवियों की, हिंदी लेखकों की एक नई पीढ़ी जिस तरह से तैयार हो रही है, इनकी कविताओं में जिस तरह से अपने समय की नब्ज को पकड़ने की जिस तरह से इनके पास एक बड़ी जबरदस्त शक्ति है, जिस तरह से ये अपने समय के सवालों से टकरा रहे हैं, जिस तरह से अपने समय की चुनौतियों को अपनी नज़मों में पेश कर रहे हैं, खास करके रवि जी ने जिस तरह से अपनी गज़ल प्रस्तुत की, अपनी कविता प्रस्तुत की, जीने के सवाल, अब जिंदगी के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी मजबूत कविता जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रस्तुत की है, ये हिंदी पूरे भारत में भी इस तरह की कविता नहीं लिखी जा रही, और मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ कि ये दोनों रचनाकार वरुण गर्ग और रवि खुराना, और इनके साथ पंजाब में और भी ऐसे बहुत रचनाकार हैं जो अभी हमारे सामने नहीं आ सके हैं। तो लोग साहित्य मंच इस चीज को आगे लेकर आएगा। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि मित्र साहब मीर जी और दूसरे हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के जो लोग हैं, वो मिलकर जो एक साहित्य की नई जमीन तैयार कर रहे हैं। इससे पंजाब में जिस तरह का सृजनात्मक लेखन हो रहा है, पंजाब में सृजनात्मक लेखन की जो नई संभावनाएं हैं और हमारी जो नई पीढ़ी जिस तरह का सृजनात्मक लेखन लेकर प्रस्तुत हो रही है, इनके पास जो जिंदगी के बड़े सपने हैं, इनके पास जो जिंदगी का एक बड़ा कैनवस है, और इन लोगों के पास जिंदगी की जो एक बड़ी मजबूत विजन है, एक बड़ी पकड़ है, वो आज हमारे सामने है। तो मैं बहुत इस बात को लेकर प्रसन्न हूं कि रवि खुराना जी ने जिस तरह से
अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं, अपनी गजल हमारे सामने प्रस्तुत की। विशेषकर वरुण गर्ग जी ने जिस तरह से अपनी कविताएं पढ़ी हैं, उससे यही लगता है कि इनकी कविताओं में बहुत ताकत है। कविता का एक नया मुहावरा है इनके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, जो 21वीं सदी के दौर में जो नई कविता लिखी जा रही है, उसमें जो एक नया रुझान आया है, जिसके अंदर जो एक नया परिवर्तन आया है, इसको देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में पंजाब हिंदी कविता की दिशा में बहुत आगे जाएगा। और इन नए रचनाकारों से हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से हिंदी कविता को एक नया अध्याय देंगे, एक नया आयाम प्रस्तुत करेंगे। मैं अपने, ये मेरे दोनों ही मेरे शिष्य हैं, मुझे इस बात को लेकर बहुत खुशी है कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से इनमें प्रतिभा है, जिस तरह की इनमें ऊर्जा है, ये निश्चित रूप से हिंदी कविता को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। धन्यवाद।